वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस पे और आर्थराइटिस की टाइप्स पे और किस तरह उसको प्रिवेंट किया जाए और जब हो जाए तो उसको मैनेज किस तरह किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन के ऊपर तवज्जो दी जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि न्यूट्रिशन पे तवज्जो दी जाए। जितना कैल्शियम बैंक अच्छा होगा तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा बैंक अगर बैलेंस अच्छा है तो आगे तक चलता है, सही किसी है। वक्त फ़िक्र नहीं होती है हमें। इसी तरीके से बोन्स के अंदर के अगर बोन्स का कैल्शियम बैंक अच्छा है तो उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत लेट होता है। जितने भी आर्थराइटिस होते हैं उनकी इफ़ेक्ट और वो सब उन पर कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं किसी हद तक। तो जो हमारे यहाँ नॉर्मल वो बन गया है कि हम डाइट फैक्टर्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो कैल्शियम को हमारे बैलेंस बनने से रोकती हैं। सन का एक्सपोजर हमारे यहाँ बहुत कम है। सन का एक्सपोजर जो है बच्चों में बढ़ाना चाहिए। उनको ख़ास तौर से थोड़ा सा सन में एक्सपोज करें ताकि उनकी विटामिन डी वगैरह बने तो उनका कैल्शियम का बैंक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट थी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया उसको कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने एम्फेसाइज़ किया है मुस्तकिल के हमेशा डायग्नोसिस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए और सब चीज़ों को बाकी चीज़ों को रूल आउट कर देना चाहिए। ये ना हो कि हम खाली ऑस्टियोआर्थराइटिस सोचते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, पता चला बाद में कोई और प्रॉब्लम निकले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब का, इसको कंसिडर करना चाहिए। डायग्नोसिस कंफर्म हो जाना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अब उसके ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस में क्या आएगा सर? किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस आएंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि रेडियोलॉजिकली जो है ना वो बहुत ही क्लियर कट उसमें फाइंडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। उसकी जो है जॉइंट सरफेस की डैमेज को पता लग जाता है, उसमें थोड़े थोड़े जो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है, जॉइंट सरफेस रिड्यूस हो जाती है उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये क्लियर कट डायग्नोसिस सर जो है कुछ ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का बैलेंस कुछ भी इस तरह भी चेक वो होता तो है? ऑस्टियोप्रोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा। कि बोन की फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसकी टर्नओवर में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसके टर्नओवर में से कैल्शियम को उनको निकालते हैं तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट एक्ट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये सारी एज चलता, सारी उम्र चलता जी, रहता सारी है उम्र ये? चलता है, लेकिन उम्र के साथ साथ स्लो हो हार्मोन्स की जाता वजह है? से मुख्तलिफ फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं, तो उससे बाज़ दफ़ा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीके से दे दिए जाते हैं, जैसे हिकमत के अंदर अक्सर व बेशतर स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं। तो स्टेरॉइड की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ज़्यादा एक्ट कर जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो पेशेंट ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। अच्छा सर, ये बोन में ट्यूमर्स भी हो जाते हैं, एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इन बोन्स की? बोन ट्यूमर्स जी बिल्कुल होती हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी चूँकि अच्छा, टॉरस जो होता है, जो हम एक चीज़ टॉरस होती है, एब्नॉर्मल एक ग्रोथ सी होती है बोन की, बेनाइन होती है टोटल? जी अक्सर व बेशतर बेनाइन होती है। वो भी एग्जॉस्टोसिस कोई हम उसको कहते हैं अपने उस उसमें। तो एग्जॉस्टोसिस जो है वो अक्सर व बेशतर बेनाइन होता है और ये मुख्तलिफ बोन एंड्स के ऊपर निकल आता है और ये भी बाज़ा बोन पेन के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन इसका अमूमन अर्ली एज में कर जाता है। ये 20s के करीब जो है, 60s 20s के दरमियान जो है। इंटरवेंशन नहीं करते, कोई भी छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पे पेन किलर लेने हाँ, से? अनलेस एंड अनटिल वो कोई ट्रबल कर रहे हों। अच्छा। अगर कोई ट्रबल कर रहे हो तो फिर उसको निकालना ज़रूरी आता है। अगर ट्रबल नहीं कर रहे तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं ज़िंदगी में। सही। मरीज़ को बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक होती हैं कि स्वेलिंग की वजह से वो नज़र आ रहा होता है तो वो कहता है कि नहीं जी इसको निकाल दो, तो उसको बता दिया जाता है कि अगर ट्रबल नहीं कर रहा तो इट इज़ ए कॉस्मेटिक। सर अक्सर लोग के नीचे छोटे वाले टो के साथ एक बोन ग्रो करना शुरू कर देती है आफ्टर अ वाइल। वो क्या चीज़ होती है उस पर हम बात करते हैं, जिसमें उनको काफ़ी दर्द भी होता है, उस पर हम बात करते हैं। एक कॉल है हमारे साथ, वो अटेंड जी करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस मलिक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस मालिक, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है। अभी मैंने आपका प्रोग्राम देखा है तो वो मुझे ये मसला है कि मेरे जो घुटने हैं यहाँ भी स्वेलिंग हो जाती है और टखनों पे भी हो जाती है, और जब मैं रात को सोती हूँ तो ये जो दाईं टांग है ना, ये कूल्हे से पेन शुरू होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। और जब मैं सुबह उठती हूँ, पाँव ज़मीन पे रखती हूँ तो मेरी एड़ियों में बहुत शदीद पेन होती है। अच्छा, ये कब और से हो रहा है आपके साथ? ये तकरीबन 6-7 माह से हो रहा है, और उसके साथ मैं एहतियातन सिर्फ लोप्रीन लेती हूँ और कुछ मैंने मेडिसिन वगैरह आप टेस्ट मैंने करवाए, यूरिक एसिड वो भी मेरा नॉर्मल है, और वो LFT पता नहीं क्या वो टेस्ट होता है हाँ हाँ, वो भी करवाया, वो भी ठीक है। तो मुझे बहुत तकलीफ है। LFT। अच्छा ठीक है। वो आप ये सब टेस्ट आपको किसी ने रिकमेंड किए थे, किसी डॉक्टर हाँ ने? जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, डॉक्टर ने किए थे। और उन्होंने आपकी कोई सिचुएशन का नहीं बताया कि जॉइंट में दर्द क्यों है, क्या रीज़न बस है, क्या उन्होंने वजह कहा है? कि जी आपकी हड्डियां जो है ना ये अभी स्टार्ट है, वीक हो रही हैं, आप कैल्शियम लें। तो वो भी मैं लेती हूँ कैल्शियम,
कभी दूध ले लिया या कभी कोई टैबलेट जो होती है कैल्शियम की वो सप्लीमेंट्स। लेनी। ठीक हाँ है। जी। अच्छा तो चलें, हम आपकी प्लीज सिचुएशन आप पे बात मुझे करते हैं। बताएं। और मेरी 52 एज है जी। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब एक सवाल आप याद रखिएगा, एक और कॉल है वो जी जी। अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मॉर्निंग जी, मैं नसीम सहर बात कर रही हूँ। डॉक्टर आफिया आप नसीम सहर बात कर रही हूँ। जी नसीम साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। पहले तो आपकी तारीफ करना चाहूँगी और आपकी प्रोग्राम की भी तारीफ करना चाहूँगी। कर ले खुल के कीजिएगा। जी जी। और कल का प्रोग्राम भी आपका दिखा था और कल आप बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी। आज लेकिन नहीं लग मैं रही। जी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से कल, और आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जी, आपको देख के हमारी फ्रेश मॉर्निंग हो जाती है। क्या बात है भाई, मकसद पूरा हो गया जिंदगी का मेरे। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे होते हैं। बहुत उनकी बातें सुन के भी काफ़ी हमें नॉलेज मिल जाती है। सही। बस आपके थैंक्स करना चाहूँगी आज पूरी टीम को, क्या बात है। टीवी, हेल्थ टीवी को। चले डजंट मैटर, हो जाता है। अच्छा, कुछ पूछना नहीं चाहेंगे जॉइंट रिलेटेड? कोई बात नहीं, पूछना मैं चाहेंगे? जी पूछना बिल्कुल है। वो ये पूछना, मेरी जो टांग है ना एकदम जैसे लोहे की हो जाती है। इतनी सख्त लोहे की, इस तरह इतनी सख्त हो जाती है। और मैं जो है ना उसको हाथ से उठा के फिर मैं जो है ना फिर मैं घूमती हूँ एकदम से, जैसे उठती हूँ ना इसके बाद ऐसी हो जाती है। और मैं जोर से जो मुक्के मारती हूँ और सुन हो जाती है। आपका कहने का हाँ। मतलब है सुन हो जाती है। हाँ, पुल हो जाती है, बिल्कुल जो सख्त हो जाती है और दर्द हो जाता है एकदम से। अच्छा ठीक है ठीक है। और एड़ियों में भी दर्द रहता है। और ये जो ना अब जैसे मैं अभी उठूंगी नहीं होगा, कभी कभार इस तरह हो जाता है और बहुत शदीद दर्द हो जाता है। और मेरे टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए हैं। मेरा जो बीपी हाई रहता है, ये बस मसला है मेरे साथ। और शुगर के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट सब। ये जो आपकी टांग लोहे की हो जाती है ना, हम आपको भी बताते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, पहले वाला सवाल, फिर हम लोहे की पहले टांग वाले सवाल में तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही थी वो ये कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ उनके वो जा रहा था कंसेप्ट। और उसके साथ साथ जो है जब पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है जी, तो उसमें स्पाइंस के अंदर भी थोड़ा सा वर्टिब्रास में भी कंप्रेशन आते हैं। उसमें थोड़ा सा उसकी वजह से नर्व्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो बाद जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे शियाटिका वगैरह, वो भी डेवलप हो जाता है। तो ये उस तरफ जा रही हैं और उनको अगर ये अपने ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करेंगी तो हो सकता है कि इस स्टेज पे वो किसी हद तक जो है चीज़ें रुक भी जाती हैं। इससे पहले कि वो वर्टेब्रा कंप्रेशन वगैरह में चले जाएँ तो वो फिर इरिवर्सिबल स्टेज आ जाता है जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि ऑस्टियोपोरोसिस का अगर ट्रीटमेंट है तो शी विल डेफिनेटली। एक बात डॉक्टर साहब इनको ये वो भी मैं बताता हूँ। एक बात तो ये है कि सर कि हमारे यहाँ विटामिन D3 जेनेटिकली हम सब लोगों का कम है। अच्छा सर, हमारे में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी कम है इसी वजह से। कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों जरूरी है। अगर कैल्शियम अकेला खाएंगे तो वो यूरिन से निकल जाएगा। विटामिन D3 उसको बांध के रखता है। हमने सर ने भी इसको सेकंड करेंगे, जिस पेशेंट का भी कराया है पर्टिकुलरली खवातीन का विटामिन D3 कम आया है। इनवेरिएबली आपको मैं दावे से कहता हूँ डॉक्टर साहब, पता नहीं जेनेटिक है या क्या है। आई डोंट नो, इतनी सनलाइट वाली एनवायरनमेंट में रहते हैं, इतनी शार्प सनलाइट होती है। एक तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा एक और मेरी गुजारिश है कि हमारे यहाँ बेदरेग इस्तेमाल है पेन किलर का। हमें कोई आर्थराइटिस होती है, कोई चीज़ होती है, खटाक से हम दवाइयाँ 4 पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। कंपनी की मशहूरी हो जाती है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो खैर करता नहीं है ऐसा, मैं कहूँगा कि वो अताई ऐसे करते हैं जो लोग, या हम सेल्फ मेडिकेशन रिलीफ करने के लिए या हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि पेन किलर लिया हमारे आर्थराइटिस खत्म हो गया, हमने किसी तरफ गए ही नहीं। खुदारा पहले डायग्नोसिस बनाया जाए, फिर पेन किलर को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आप पैरास्टामोल इस्तेमाल करें, आप मसल रिलैक्सेंट इस्तेमाल करें, आप एक्सरसाइजेस करें, आप अल्टरनेट ट्रीटमेंट करें। पेन किलर जहाँ ज़रूरी है वहाँ लें, और ख़ास तौर पर गुर्दे और जिगर का और मैदे का एहतियात करके लेना चाहिए। दो बातें में बहुत ज़रूरी तौर पर लोहे की टांग ये डॉक्टर साहब की बात को 1 मिनट में एंडोर्स करूँगा। जो इन्होंने कहा कि पेन किलर, मैं सिर्फ एक जुमला हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ और अपने प्रेस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ कि जो पेन किलर होती है उस पर निशान लगाता हूँ कि ये दर्द की दवा है, और मरीज़ को बताता हूँ कि दर्द की हर दवा जो है गुर्दे को नुकसान पहुँचाती है। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको रेगुलर वे में इस्तेमाल ना कीजिए। और मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा पेशेंट का रेस्पॉन्स मिलता है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये सिर्फ हमने 3 दिन इस्तेमाल की है, उसके बाद मैंने इस्तेमाल नहीं किया इसको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना टाइम डॉक्टर काउंसलिंग में मरीज़ को देता है ना, उसी से मरीज़ काफ़ी जो है ना बेहतरी उसमें चीज़ आती है। सर लोहे की टांग पे आते हैं, हमारे पास कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मिसेस अजमल? नहीं,
अच्छा, आपकी आवाज़ उन जैसी लग रही थी। डॉक्टर अदीबा। डॉक्टर अदीबा, सॉरी कंफ्यूजन हो गई सुबह सुबह मुझे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है डॉक्टर अदीबा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आज अपने सर को देख के बहुत खुश हुई हूँ। मैं 97 में इन्होंने मुझे पढ़ाया था नवाबशाह मेडिकल कॉलेज में, क्या आते थे बात है। कराची से, डॉक्टर अताउर रहमान। जी, सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। दूसरे सर को भी अस्सलाम वालेकुम। दूसरे से वालेकुम सलाम। ये सही है। सर कैसे हैं आप? आज बहुत अल्लाह की बड़ी सालों के बाद मेहरबानी। आपको देखा है, मैंने बहुत खुशी हो रही है। बस मुझे सवाल तो कोई नहीं समझ आ रहा था, मैंने सिर्फ आपको देख आय के कॉल लगाया। अल्लाह, माशाल्लाह। क्या बात है डॉक्टर अदीबा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेती है सर। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये उंगलियां चटखाने से जॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि Very good हमारे question. नबी ने भी ये बहुत सख्ती से मना किया है। क्या आर्थराइटिस से इसका कोई रिलेशन है? ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, Okay जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉलेज है, वो भी अटेंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया, कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप गुड कैसी हेल्दी हैं? मॉर्निंग। आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। थर्सडे को आप कहाँ थी? कहाँ थी? हाँ वो तो Thursday एक चाइनीज लड़की बैठी हुई थी। जैपनीज बस हमने चाइनीज। गेटअप चेंज किया था थोड़ा सा उसने। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, जी। ये एक तो पोल का सवाल जवाब देना था। जल्दी से दे दीजिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अच्छा हाँ, ये है कि न्यूज चैनल हाउस वाइफ को तो नहीं देखने चाहिए। बंद होने चाहिए। नहीं, अगर देखने हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बस। अच्छा, डिटेल में देखते हैं तो कुछ होने लगता है। कुछ नहीं लगता, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि आपसे भी सवाल है कि माशाल्लाह आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है? क्या आपने ट्रेनिंग ली हुई है? इसका जवाब मैं आपको दूंगी एक दिन, ठीक है? अच्छा, अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, रियली स्वीट कॉलर। अच्छी लगी, ऐसी बातें अच्छी लगती है। डॉक्टर डॉक्टर साहब ये बात एक बात मैं पहले ऐड करूंगा, हम कर्टियस लोग हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तानी कर्टियस नहीं है? जिधर भी देखें इन्होंने, हर बंदे ने जिसको जहां मिला है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी जो आपने मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोहे वाली टांग हाँ, का, लोहे की टांग। डॉक्टर साहब वो बहुत अहम चीज़ है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी टांग बहुत भारी हो गई है, टांग में दर्द हो गया है, टांग में, उसके लिए वही वाली बात कि हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम उसको एग्जामिन करते हैं। या तो उसकी नस का मसला होता है, उसकी रेडिकुलोपैथी होती है, या कोई न्यूरोपैथी। अगर दोनों टांगों में हो रहा है तो फिर उसकी न्यूरोपैथी है। एक टांग में कोई फ्रैक्चर भी बाज़ औक़ात हो सकता है, उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक्सरे होने चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो MRI होना चाहिए, फिर फाइनल राय होनी चाहिए। प्रोबेबली यही लगता है कि नस का मसला है उसको। अच्छा सर, पता है बातें इतनी सारी करने को है और टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना, मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ऐसे तरीके बताए जिनसे हम किसी हद तक ज़रूर बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं प्रोसेस। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।